नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है भीष्म शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत हेल्दी विशेस और बहुत ही ज़्यादा सेफ विशेस। तो बेटा आप लोग अगर केयर नहीं रख रहे हो, गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ डू इट, ठीक है। इससे हमारा ही फ़ायदा है, इससे हमारे ही स्कूल जल्दी खुलेंगे। चलिए, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। और रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी हम रिफ्रैक्शन को और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 1 बेसिकली, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 हमारा जो ईएम वेव का था उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इससे रिलेटेड हैं। ये वाली बात क्लियर है। तो हम जानेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में, जब ईएम वेव की बात चल रही थी, तब मैंने आपको एक लाइन बोली थी, वो दोबारा आएगी तब मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए, तो रिफ्रैक्शन के अंदर आज बेसिकली क्या क्या आ जाता है। सर रिफ्रैक्शन के अंदर एक तो आ जाता है कि यार पहले सबसे पहले ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ठीक। और फिर ऑप्टिकल डेंसिटी के बाद ये रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ठीक है, इनको जानेंगे। और फिर रेयर और डेंसर मीडियम, इन दोनों के लिए कुछ एक सिग्नेचर वैल्यू होती है। मतलब हर एलिमेंट की, हर मीडियम की एक अलग सिग्नेचर वैल्यू होगी जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसमें कितनी ज्यादा भीड़ है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो फिर ये यहां पे क्या है, यहां से इन दोनों से निकल के क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे आएंगे, ठीक है। तो पहले ये सारी चीजें जानिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और साथ के साथ वाई लाइट बेंड्स। देख रहे हो बेटा, अरे लाइट बेंड क्यों होती है, मतलब यहां पे जो ये वाली चीज है, ये चीज आपको दिखती है, तो बेसिकली लाइट बेंड क्यों हो रही है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बेटा यहां पे एक बार देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगर हमें देख रहे हो अगर कोई डिफरेंस बताना हो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में, तो क्या आप बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो एकदम कमेंट्स में लिख दो। आपने ये 10th क्लास में ही पढ़ा था, तो मैं ये चीज मान के चल रहा हूं कि 10th का याद तो होगा, तो मैं बहुत अच्छे से रट्टा भी बहुत अच्छे से लगाया था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी मेन 2 डिफरेंस एक बार कमेंट में कीजिए फटाफट से। कोई भी 2 मेन डिफरेंस जल्दी से कीजिए। तो एक तो ये आ जाता है जो मेन डिफरेंस है, और जो सेकंड डिफरेंस है वो हम जानेंगे किसके बाद, जब हम लॉज को जान लेंगे। तो लॉज अभी नहीं देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए हमने डायरेक्टली रिफ्रैक्शन से शुरू करा है फॉर सीबीएसई, है ना। और बाकी अदर बोर्ड्स की भी चीजें इसमें आ रही हैं, तो फायदा ही है। अब यार हमें पता है कि जब लाइट रे मान लो एयर से आती है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रे एयर से आई, शीशे से टकराई या किसी बॉडी से टकराई और एयर में ही वापस चली गई, मतलब उसका जो मीडियम है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट बेंड हो रही है और साथ के साथ मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे ग्लास से वाटर में जाएगी, या वाटर से केरोसिन में जाएगी, या केरोसिन से शहद यानी हनी के अंदर जाएगी, तो बेसिकली लाइट जब भी मीडियम चेंज करेगी, चेंज करने पर, मीडियम चेंज करने पर उसकी डायरेक्शन में फर्क आएगा, वो बेंड जरूर करेगी। ये बाउंस बैक ऑफ लाइट कहलाता है और ये बेंडिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो चलिए इसी बात शुरू करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से काफी था आप लोगों के लिए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हमें लाइट के बारे में जो क्यूरोसिटी है कि ये मुड़ी क्यों, ये बाउंस बैक क्यों करी, मीडियम चेंज यहाँ पे क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, और रिफ्रैक्शन असल में ऐसी क्या खास बात है जो हम 7वीं में पढ़ चुके हैं, 10वीं में पढ़ चुके हैं और 12वीं में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसको यहाँ पे। चलें
स्टार्ट करें। आई होप आप सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो और साथ के साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को ये क्लास का लिंक शेयर करो। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा फिजिक्स की क्लास रहा करेगी, राइट। तो बेसिकली 8 बजे तो आप लोगों को एनर्जेटिक तरीके से आना है और पढ़ के आना है हर बार, ठीक है। जितने भी दिन क्लास चलेगी तो ऑप्टिक्स को हम बहुत ही कम लेक्चर्स के अंदर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपका रेगुलर और कंसिस्टेंट होना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां देखिए नाउ, तो ये हमें कुछ कुछ रिफ्रैक्शन की चीजें समझाने में एक सक्षम चीज है। यहां देखिए जो लाइट कलर है वो लाइट कलर कहलाता है रेयरर मीडियम, और जो डार्क कलर है वो है डेंसर मीडियम। अभी इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज, रेयरर मीडियम नहीं जानता मैं मान लेता हूं, और डेंसर मीडियम भी नहीं जानता, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन एक बेसिक फर्क बता सकते हैं कि शायद रेयरर मीडियम में मे बी रेयरर मीडियम में भीड़ कम होती हो और डेंसर मीडियम में भीड़ पार्टिकल्स की ज्यादा होती हो, तभी तो ये डार्क और ये हल्का लाइट कलर दिखा रहे हैं, है ना। तो शायद डार्क दिखाने का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे एटम्स हैं जो कि पास पास हैं मुकाबले रेयरर मीडियम के। तो चलिए उसको जानेंगे। लेकिन यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि एक तो हमारी भाई लाइट बेंड कर रही है, इसमें देखो लाइट बेंड कर रही है, ठीक है। और एंगल भी मैं देख पा रहा हूं। सर ये क्या जा रहा है यहां पे? बेटा ये है कि हर एक लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका कुछ पार्ट जरूर रिफ्लेक्ट होता है, और वो जो कुछ पार्ट, कुछ इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। देख रहे हो 9%, लेकिन 91% लाइट अंदर चली गई, 91% लाइट अंदर चलेगी, बाकी 9% ही रिफ्लेक्ट हुई है। तो ठीक है, ये निग्लिजिबल हम मान लेते हैं क्योंकि ये बहुत कम रिफ्लेक्शन होती है। इट्स लाइक जैसे कि कोई गाड़ी खड़ी हुई है और आप उसके शीशे के अंदर अगर झांक रहे हो तो आपको अपनी परछाई भी नजर आएगी और गाड़ी के अंदर का भी नजर आएगा। तो वो थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसकी वजह से आप अपने आप को देख पा रहे हो। और ये जब आप पानी में भी झांकते हो तब भी आपको ये दिखता है। अगर एकदम साफ पानी है तब भी आप उसमें झांकोगे, बाल्टी में रख के देख लेना, तो पहले आपको थोड़ी बहुत अपनी रिफ्लेक्शन भी दिखेगी और बाल्टी के नीचे का बेस भी दिखेगा। तो ये 99% अंदर जा रही है, 90% अंदर जा रही है। चलो ठीक है, ये तो चीज क्लियर हो गई है। तो यहां पे मुझे ये दिख रहा है कि ये वाली जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई है। ओरिजिनल रास्ते की बात करूं तो ओरिजिनल रास्ता तो ये था, लेकिन ये इधर मुड़ गई। नॉर्मल ये होता है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्रैक्टेड रे। आई होप ये चीज आपको पता होंगी क्योंकि 10th में हम करके भी आए। चले आगे। तो देखा गया क्या कि अगर मैं नीचे वाले मीडियम को और ज्यादा डेंस बनाऊंगा तो क्या होगा, मतलब रेयरर बना देता हूं। लाइट ऐसी थी, यहां पे लाइट मीडियम बदल नहीं रही है क्योंकि मीडियम में चेंज है ही नहीं, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। लेकिन बिकॉज एंड आल्सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि लाइट यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट चीज है। इसके अलावा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी मैटर नहीं है, एटम नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है जो लाइट की स्पीड से चल पाए। तो लाइट की स्पीड से तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं चलते हैं, करेक्ट। तो नाउ बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बढ़ा रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मुझे क्या दिख रहा है कि लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रही है। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ठीक है, तो चलो मैंने यहां पे ये लिख दिया। और अगर लाइट रे उल्टा आ रही है, उल्टा देखो कैसे हो रहा है, डेंसर से रेयरर में आ रही है बेटा, डेंसर से रेयरर में आ रही है। देख रहे हो तो क्या हो रहा है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयरर में आ रही है, डेंसर यानी डार्क कलर का ये हो गया, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां देखिए, क्या कह सकते हो सर आप? हां, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर लाइट, हमने अभी रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के नाम जाने हैं और उनकी एक आध प्रॉपर्टी की, यार रेयरर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं और डेंसर मीडियम में ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अभी थोड़ा सा और अच्छे से बात करेंगे। मेन तो यही है जो अभी आपने जाना है। डेंसर मीडियम,
जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम आएगी तो नॉर्मल ये हो गई, इंसिडेंट रे ये हो गई। ये है मेरा क्या, इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस यानी जब भी दो मीडियम आपस में मिलते हैं तो उन दोनों की बाउंड्री पे क्या बनता है, इंटरफेस। जैसे कि आप और आपका फोन के अंदर की दुनिया, तो उसके बीच में एक क्या आ जाती है, स्क्रीन। तो स्क्रीन को क्या कहते हैं, इंटरफेस। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे एंगल आई नॉर्मल से नापा जाएगा हमेशा की तरह, और ये इंसिडेंट रे है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये एंगल आर नापा जाएगा। तो यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इट बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं तो ये ऐसे जा रही थी, यूं हो गई। तो इससे क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं कि एंगल आई इज ग्रेटर देन आर, कह सकते हैं, है ना। एंगल आई इज ग्रेटर देन आर, ये कह सकते हैं बहुत आराम से। उसके साथ अगर उल्टा हो रहा हो, डेंसर से रेयरर में आ रही हो लाइट, तब क्या करोगे, यानी ज्यादा भीड़ वाले मीडियम से निकल के कम भीड़ वाले मीडियम में अगर लाइट रे आ रही है तब क्या करेंगे, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। असली रास्ता तो ये था, उधर घूम गई। ये है आर, ये है आई, तो बेसिकली यहां पे आर इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, ये आ जाता है, ये सवाल आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो ये आ सकता है ना। तो चलिए रिफ्रैक्शन को शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना, जो चीज 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी उसके बारे में एक छोटी सी चीज जानी कि हाँ यार ऐसा होता था, मतलब आपकी अब याददाश्त वापस आ चुकी है। तो अब शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन मेनली। तो रिफ्रैक्शन के अंदर जो हम देखेंगे इस लेक्चर में, वो ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे, और साथ के साथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जल्दी से। तो आई होप आप लोग अपने नोट्स लेके बैठे हो साथ में, और साथ में मेरे साथ सवाल भी करोगे। 100% अटेंशन अगर आप क्लास में दे रहे हो तब मजा आएगा आपको। तो नाउ यहां पे चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी से। होती क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी, अब हम रेयर और मीडियम डेंसर मीडियम को अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज एक्चुअली ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या होती है। ऑप्टिकल वर्ड का मतलब देख लो यार, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं ऑप्टिकल वर्ड बोल रहा हूं, ऑप्टिकल यानी लाइट से निकल के आता है, ऑप्टिक्स यानी लाइट की स्टडी, पहले बोलते थे लैटिन या ग्रीक में, ठीक है, वहां से। और उसमें सी नहीं होता था, उसमें के होता था, ऑप्टिक्स। जो न्यूटन ने अपनी एक बुक लिखी है उसका नाम यही लिखा है, ऑप्टिक्स, जिसमें सी की जगह के है। तो इसका मतलब एक तरीके से देखने से जुड़ा हुआ मामला कह सकता हूं। जहां पे भी ऑप्टिकल जुड़ा हुआ है वहां पे हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे देखने से जुड़ी हुई है चीजें। भाई दुकानें होती है ना ऑप्टिकल्स की, क्या क्या लिखा होता है, राज ऑप्टिकल्स और ये सारी। तो ये जो ऑप्टिकल्स है क्या है, ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए देखने में कहीं ना कहीं कुछ कुछ हेल्प करती है। बाइनोकुलर्स ऑप्टिकल्स हो गया, चश्मे ऑप्टिकल्स हो गए। तो ये जो देखने में हेल्प करती है, देखने में, उसको हम ऑप्टिक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यार यहां पे मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये है वाटर, और इसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, और ये एयर, जहां पे एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे। तो मुझे तो देख रहा है ना देखने में कि इसमें कम पार्टिकल्स है, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इसमें कम पार्टिकल्स है, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसके बारे में बात करती है, भीड़ के बारे में। इसमें ज्यादा भीड़ है तो ये डेंसर हो गया, इसमें कम भीड़ है तो ये रेयरर हो गई। भीड़ के बारे में हम बात करते हैं, ये वाली बात क्लियर है। भीड़ इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसका मतलब है जिसमें भीड़ ज्यादा, ऑप्टिकली पर यूनिट वॉल्यूम जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो अगर ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भीड़ वाली जो मीडियम होगा उसको मैं बोलूंगा डेंसर मीडियम, और जो भीड़ में कम होगा, जिसमें ट्रैफिक जैम कम लगेगा, वो मीडियम होगा हमारा रेयरर मीडियम। ये वाली बात क्लियर है। चलिए, तो यार मैं ये मान के चलता हूं कि अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को जो भी डाउट आता है आप कमेंट पे लिखो, यूट्यूब पे ये कमेंट में लिखो, और हमारी टीम आपके कमेंट पे ट्राई करेगी कि आपका सॉल्यूशन आपको मिले वहीं पे, ठीक है। तो आप अब यूट्यूब के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनके जवाब भी मिलेंगे, राइट। तो ये जरूर करो, ठीक है, इससे आप ही का फायदा होगा। तो जल्दी से अपने कुछ कुछ कमेंट्स लिख दीजिए जो भी आपको डाउट आ रहे हैं,
ठीक है। और अगर रिपीट कराने वाली बात है तो यार वो तो तुम क्लास के बाद भी रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो उस चीज को। तो नाउ चले आगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला रहता है यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज नॉट अ मास डेंसिटी। यहां पे एटम के मास से हमें कोई मतलब ही नहीं है, एटम कितना भारी हो किसी का भी, यहां भीड़ से मतलब है। तो नंबर ऑफ एटम्स कह लो या फिर मॉलिक्यूल्स कह लो, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी यार एक यूनिट वॉल्यूम में, मतलब एक मैंने कोई भी रैंडम एक यूनिट वॉल्यूम मान लिया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करे और एयर में भी करे मैंने, तो पर यूनिट वॉल्यूम एयर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कम आए, इसके अंदर ज्यादा आए। इसका मतलब ये ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, ये कम ऑप्टिकली डेंसर है। इसको मैं कह देता हूं कम ऑप्टिकली डेंसर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। भाई ये वाली बात चमकी नहीं चमकी, है ना? सरलता से समझ रहे हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के। इतने हाईफाई कुछ कोई टर्म बोलनी नहीं है मुझे, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये बताइए, क्लियर है? नाउ ये है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यो। तो अगर समझ में आ रहा है तो यो लिख दो, नहीं तो नो लिख दो। और याद रखें जो नो लिख रहे हैं वो साथ में उसका कारण भी लिखे कि क्या आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है? चलो तो चले स्टार्ट करें। तो ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे ऑप्टिकल, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लेकिन एक यहाँ पे कैच है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तो बन सकता है वाटर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? एयर के। कि भैया देखो मेरे में एयर से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, अब मैं वाटर के बगल में ग्लास रख दूंगा तो क्या वाटर डेंसर मीडियम रह जाएगा? अगर देखा जाए तो ग्लास और वाटर के बीच में से फिर ग्लास ज्यादा डेंसर हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो आप लोग? तो वही बात है कि ऐसा नहीं है कि अभी मैंने इसको डेंसर मीडियम बोल दिया तो हमेशा ये डेंसर ही रहेगा। हाँ, वैक्यूम या एयर के हिसाब से बात करें कि जितना उसको देखे, कंपेयर करें एयर को, तो एयर में तो कुछ है ही नहीं और यहाँ पे कुछ है मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्वियसली डेंसर हो गया। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से, रेयर के हिसाब से। इसी तरीके से अब ध्यान देना, इसी सेम वजह से अगर मैं वाटर और ग्लास को भी रखूंगा बगल में, तब भी ग्लास डेंसर मीडियम कहलाएगा, वाटर रेयरर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा ठुस के भरे हुए हैं, है ना? ये वाली बात है ना? क्लियर हुआ ये? चलिए, तो अगर मेरे को महसूस हो रहा है भाई आप लोगों को भी क्लियर हो रहा है तो कमेंट्स, लाइव कमेंट्स के साथ साथ जो YouTube वाले कमेंट होते हैं उसमें अपने डाउट्स पूछना, ठीक है? ये चीज याद रखनी है यार। और अगर मैं भी फ्री होता हूं तो वहां पे मैं आपके भी डाउट का जवाब वहां पे दे दूंगा, लेकिन वो लाइव चैट में नहीं होनी चाहिए, वो होने चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में। चले आगे। तो यार ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की बात कर रहे थे हम, रेयरर मीडियम आ चुका है ऑप्टिकली। देखो इसे एक बार ध्यान से, क्या लिखा हुआ है ये भाई? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब हो गया कि अगर लाइट रे एक रेयरर मीडियम से आएगी, लाइट रे अगर एक रेयरर मीडियम से, ये रेयरर है भाई, कैसे पता लगा? क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है और वैसे भी लिखा हुआ है एयर और ग्लास। तो रेयरर मीडियम क्या है? लेस ऑप्टिकल डेंसिटी वाली वस्तु को ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यहां पे ना दो टाइप की ऑप्टिकल डेंसिटी एग्जिस्ट करने लग गई। एक जिसके अंदर भाई ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी, चलो वो आगे भी आएगी। तो रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब हो गया कि जिसके अंदर लेस ऑप्टिकल डेंसिटी है, कम है ऑप्टिकल डेंसिटी। और डेंसर मीडियम में क्या हो गया? ज्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, तो लेकिन यार ये कम ज्यादा वाली बात मैंने अभी आपको बताया था ग्लास, वाटर और एयर का एग्जांपल लेके। वाटर एयर के मुकाबले डेंसर है और ग्लास वाटर के हिसाब से डेंसर है ना? तो ये है रिलेटिव। तो बेसिकली हो सकता है कि कभी हमें अलग अलग मीडियम्स को क्या कंपेयर करने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कि हमें अलग अलग मीडियम्स को कंपेयर करने की जरूरत पड़ जाए, करेक्ट? ठीक है, तो यहां देखिए, तो और इसीलिए दो टाइप के आ जाते हैं यहां पे, दो चीजें, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव।
एब्सोल्यूट को वैक्यूम के हिसाब से लिया जाता है कि भैया वैक्यूम में से आ रही है अगर लाइट रे और यहां पे आके पड़ी, वैक्यूम एंड एयर आप नॉर्मली ले सकते हो, यहां पे आके जब पड़ी अंदर गई तो क्या हुआ होगा। ठीक है, तो यस ऑप्टिकल लेस डेंसिटी होती है इसकी, और डेंसर मीडियम क्या होता है जिसकी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहां पे लिखना जरूरी है, ऑप्टिकल लेस डेंसिटी, लेकिन कौन सी वाली, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर। आपको दिख रहा है ये, या एयर दिया हुआ है तो एयर लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्टिकल रेयर मीडियम के एग्जांपल क्या होंगे, एयर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन फिर आप लिखोगे कि वाटर इज, आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि वाटर इज रेयरर, वाटर इज रेयरर, रेयरर मीडियम, और भाई वाटर इज रेयरर मीडियम, ये वाली बात क्लियर है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। और ग्लास इसके कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग हम मीडियम की तरह बात कर रहे हैं, ये वाली बात क्लियर है। चलिए तो चलते बेटा आगे, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से भी देख लिया हमने, जब भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से लाइट निकलती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अभी हम जानेंगे कि टोटल डेविएशन कितनी होती है एक लाइट की। यहां देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यानी भीड़ ज्यादा, यानी हम क्या कहेंगे, टोटल ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई, ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई। तो यस, तो ये चीज समझ में रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम हो गया, जैसे कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर क्या होती है, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर में बहुत मॉलिक्यूल्स हैं तो वो डेंसर है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एक रिलेटिव टर्म है। तो यार अब बात क्या हुई, हर मटेरियल, कैरोसिन हो गया या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो, मतलब कोई भी मीडियम हो गया, पानी हो गया आपका, कैरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, या फिर वाटर हो गया, और भी दो चार चीजें जो आपके पास हैं, अगर हम उनको मीडियम बना ले, उनको मीडियम बना लिया, अगर हम उनको मीडियम बना ले तो क्योंकि हर एक मीडियम के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, हर एक मीडियम के मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, तो उनका पैकिंग करने का तरीका भी अलग अलग होगा, राइट। हर एक एटम अलग अलग है, हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग है। बताइए भाई, चार डिफरेंट मीडियम्स के, चार अलग अलग मीडियम के एटम्स अलग अलग है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो होता क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब भी वो डेंसर से रेयर में आती है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब मॉलिक्यूल्स काफी पास है। ठीक है, चलिए जाने आगे, चलिए आगे, ये क्लियर है। तो एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि ग्लास इज डेंसर देन, ग्लास डेंसर होता है वाटर से। कूल है, ये चीज क्लियर हुई है ना। तो इसलिए वाटर को रेयर बोलते हैं, ग्लास को रेयर नहीं बोला, ग्लास डेंसर हो गया। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर डेंसर हो जाएगा, ग्लास भी डेंसर हो जाएगा, सारे मीडियम डेंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक मापने की, क्योंकि अलग अलग एटम्स है तो मापने के लिए हमने एक चीज निकाली जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, हर मटेरियल के लिए अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मटेरियल का अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, हर उसका तो अलग होता है, ये वाली बात तो क्लियर है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ना। तो यार यहां पे आप दो टर्म आ गई, क्योंकि मैंने आपको दो जगह से बताया था, एक तो ग्लास और पानी और ग्लास का रिलेशन, तो वो तो हो गया रिलेटिव। लेकिन हम किसी भी मीडियम की एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जानना चाहते हैं तो हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा वैक्यूम से, क्योंकि जो वैक्यूम है उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे देयर आर नो पार्टिकल्स इन द वैक्यूम। तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मटेरियल का जिसमें से लाइट पास कर सकती है होगा, और वो फिक्स होगा।
जैसे कि पानी के लिए तो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं, एन लिख लेते हैं एब्सोल्यूट, तो ये होता क्या है, ये बेसिकली एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यो अगर समझ में आया तो यो, नहीं तो नो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के साथ साथ किसमें, इन एनी मीडियम। ठीक है, यानी सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाता है वो हो जाता है c बाय वेलोसिटी इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है तो वेलोसिटी इन अ मीडियम जरूर लिखें। ठीक है, ये क्या है, एब्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये साइन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कूल है ये चीज, क्लियर है। तो अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट से लेते हैं तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट से, यस, अगर मैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट से लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट से, तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है। और अगर मैं किसी और मटेरियल के रेफरेंस में लेता हूं तो वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आइए रिलेटिव के बारे में बात करें, वो तो हमें क्लियर हो चुका है। ये अच्छा, ये क्लियर हो चुका है, तो यहां से एक और चीज निकल के आती है, जरा एक चीज और देख लो। वहां से क्या निकल के आता है, यहां पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और यहां पे एक चीज जो मैं बताने वाला था वो ये है। तो सर एक चीज और जान लीजिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बेटा होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो यार एक चीज बताओ, लाइट एक वेव है और वेव की स्पीड ऑफ अ वेव होती क्या है, स्पीड ऑफ अ वेव होती है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ स्पीड ऑफ द वेव होता है। तो यार यहां पे मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा इन वैक्यूम और फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा इन मीडियम। तो यहां पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम है। इससे क्या पता चलता है कि लाइट जब अपने मीडियम को चेंज करती है, लाइट जब अपने मीडियम को चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स्ड रहती है। क्यों फ्रीक्वेंसी फिक्स क्यों है, और ये हमने लास्ट क्लास में भी बातें करी थी, ईएम वेव के अंदर भी फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, ये उसके अंदर भी बताया था ईएम वेव में, याद है आपको, है ना, कैरेक्टरिस्टिक में। फ्रीक्वेंसी फिक्स क्यों होती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सोर्स, डिपेंड अपॉन सोर्स चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दैट सिंपली मींस, सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेवलेंथ इन अ मीडियम के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आ गया, इसको मार्क कर लो। तो भाई देखिए, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हर लाइट की यानी हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, इसी वजह से हर कलर के लिए ग्लास एक ही है। देखो देखना, ध्यान से सुनना, ग्लास एक ही है, लेकिन कभी मैं रेड, कभी ब्लू, कभी येलो, ये अलग अलग लाइट रेस दिखा रहा हूं, तो उनका मुड़ना, उनकी स्पीड का कम होना टोटली डिपेंड ऑन देयर बेंडिंग। यहां देखिए, है ना, इसमें दिखाता हूं आपको, ये यहां पे भी आ गया हो तो देखते हैं, यस यहां आ गया, ये रहा। तो यार मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि ये जो ग्लास है दिख रहा है, अब इसमें मैं अलग अलग लाइट रेज अलग अलग कलर की छोड़ूंगा, तो आप इनमें एक चीज महसूस करोगे, है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे हर कलर की वेवलेंथ अलग है तो हर कलर के लिए म्यू अलग है,
ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए म्यू कम रखा जाएगा। यार इसको यहां पे इस तरीके से करते हैं, लो देख रहे हो, और देखो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ, बेटा यहां पे देखो, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है उसके साथ देख लो चेंज कैसे आए हैं, लाल वाली ऊपर उठ रही है, ये नीचे आ रही है। ये बहुत जरूरी रिजल्ट है। तो यहां देखिए ये कर लिया। तो मैं क्या कहूंगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? अरे बोलो सर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि एक मटेरियल का या एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। एब्सोल्यूट जब होता है तो स्पेस, खाली स्पेस यानी वैक्यूम से लेते हैं, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लास हो सकता है, भाई पानी एयर से डेंसर है लेकिन पानी ग्लास से डेंसर नहीं है, पानी ग्लास से कम डेंसर है ना, ग्लास ज्यादा डेंसर हो गया। तो अगर हम पानी और ग्लास की आपस की बात कर रहे हैं कि भाई आपस की लड़ाई है, देख लेंगे ये दोनों, तो हम रिलेटिव कहते हैं। तो भैया रिलेटिव, लेट से दो मैंने प्राणी लिए, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ए बी देखा, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, यस, विद रिस्पेक्ट टू बी। कूल है ये चीज, क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर एन ए एब्सोल्यूट वाला अपॉन में एन बी एब्सोल्यूट वाला इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। तो इसका मतलब बी वाली वेलोसिटी यहां आ जाएगी और ए वाली वेलोसिटी यहां आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई भी कैसी भी दुविधा, परेशानी, दुख और जो भी हो रहा है तुम्हें, वो कमेंट में नीचे लिख दो। और YouTube के कमेंट में अगर आप नीचे लिखोगे तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। तो यार नया साल चालू हो चुका है, अब थोड़ा सा नए बन जाओ। यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। आपको जो भी डाउट आए आप कमेंट में डालिए, मैं सॉल्व करके दूंगा, नहीं तो टीम सॉल्व करके देगी। 1000 लोगों की टीम सिर्फ आप ही के लिए खड़ी की गई है ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे। तो आइए आइए, समझ रहे हो ना? इसीलिए यार अपने लिए अच्छे से पढ़ाई करना सीख जाओ। नाउ VBVA, तो ये क्लियर हो गया। अगर कल को यार किसी ने कह दिया कि मैं निकालना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं निकालना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला सर, मैं निकालना चाहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ऐसा, कैसा? BA। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब A के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? वैसे तो मैं ये कहूंगा इसे कि सर ये हो गया NB अपॉन NA, या फिर मैं इसे कहूंगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन A अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन B, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो अरे अब तो ये रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है ना, कॉमन सेंस लग ही गया। ठीक, कॉमन सेंस लग ही गया। चलो, तो सवाल क्या है? ठीक है, सवाल क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज x मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन glass is y मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अलग अलग स्पीड से। फाइंड फर्स्ट म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सेकेंड म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर म्यू कह लो या ईटा कह लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो भैया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये क्या होगा? ये लिखोगे आप म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। जी म्यू मतलब वो, मैं कभी कभी म्यू लिखता हूं, कभी ईटा लिखता हूं। अगर आपको ये लिखना है तो ये लिखो, म्यू लिखना है तो म्यू लिखो। मेरे टीचर ने मेरे को म्यू लिख के सिखाया था, तो मैं म्यू ज्यादा लिखता हूं। नाउ यहां देखो, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू रहने वाला है, कोई भी कैसी भी दुविधा अभी तो नहीं है सर। इसके अंदर की वेलोसिटी यहां आ गई और इसके अंदर की वेलोसिटी यहां आ गई, तो यार एक्स बाय वाई किसके बराबर है? म्यू जी डब्ल्यू के बराबर।
x बाय वाई, वैल्यू आ गई सीधा सीधा। तो म्यू डब्ल्यू जी क्या होगा, उसका इनवर्स y बाय एक्स, है ना। तो ये याद रखना है, याद रखना, मैं रिजल्ट याद रखने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि म्यू जी निकालो, तो म्यू जी निकालने के लिए क्या करोगे यार, म्यू जी निकालने के लिए क्या करोगे, म्यू जी होगा सर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, म्यू वाटर सी बाय एक्स, कूल है। चलिए तो चलते हैं अपनी क्विज पे। तो क्विज का पहला सवाल हम देखेंगे। आई होप ये चीज क्लियर है, आप इसका इस्तेमाल और भी करते रहेंगे। तो आ जाओ फटाफट से क्विज पे। सभी लोग तैयार है क्विज के लिए? क्विज के अंदर कुछ सवाल हैं जो कि बहुत जरूरी है, 20 से 25 सेकंड का समय रहने वाला है। यू नो द ड्रिल, किस तरीके से काम करना है हमें। तो चलिए, आपके आगे पोल जनरेट होगा एंड उस पोल पे आप ABCD जरूर दबाइएगा। पोल दबाओगे मजा आएगा, मजा तो आता ही है ना। और अपने डाउट्स कमेंट्स में जरूर पोस्ट कीजिए। तो पहला सवाल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज ग्रेटेस्ट फॉर, किसके लिए ग्रेटेस्ट होता है बताइए। मैंने आपकी हिंट दी थी कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर में से देखा जाए तो कौन से कलर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो भैया सवाल बड़ा छोटा सा था, तो इस हिसाब से आपको सिर्फ 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से इसको पूरा करो और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं इनके सॉल्यूशन तब बताऊंगा जब तुम क्या कर दोगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना अपना डाउट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के ग्रुप में। आई नो कि आप लोगों का स्कूल का ग्रुप बना होता है, आप लोगों का कॉलोनी का ग्रुप बना होता है, आप लोगों का प्लेग्राउंड का ग्रुप बना होता है। तो यार इन सारे ग्रुप में डाल दो। आई एम हेल्पिंग यू, यू शुड ऑल्सो हेल्प मी। ऐसे चलता रहेगा, है ना, लेना देना। चलो तो यार देखिए नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.5। तो बताइए क्या वेलोसिटी होगी, बताइए फटाफट से। अगेन आपको इस सवाल को करने के लिए मिलते हैं 30 सेकंड, जो कि बहुत सरल है, आसान है। 10वीं के बच्चों को करा दूंगा मैं, 10वीं का बच्चा कर देगा। तुम घबरा रहे हो सर, क्लास में हो जाता है, घर जाके नहीं होता, क्योंकि तुम फिजिक्स को सिर्फ नंबर और लेटर की तरह देखते हो। अंदर की फीलिंग जो मैं जगाता हूं उस पर ज्यादा देर तक रहते नहीं तुम लोग। यहां देखें तो फिलहाल यहां पे 5 सेकंड और 5 से 6 सेकंड और हमारा टाइम हो जाता है खल्लास। नाउ लास्ट सवाल, लास्ट है ना भाई साहब, लास्ट ही होना चाहिए। ये देखो, the refractive index of a glass is 1.5. okay, if the speed of the light in the air is this and then the speed of the light in glass will be, ये तो मच्छर मक्खियों जैसे सवाल है तुम्हारे लिए, कर दो फटाफट से, ठीक है। अब भाई ये मत कह देना कि यार तुम देखो गलत करोगे और फिर तुम बोलो ना किसी के आगे जाके कि मैंने तो भीष्म सर से पढ़ाई की है। तो यार देखो मेरे को, मुझे मत बदनाम करना, सीधी सी बात है। होमवर्क करो, डेली मेरे को फॉलो करो, डेली इधर क्लास में आओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जहां मेरी प्रेजेंस दिख जाए वहां मुझे पकड़ लो और अपने डाउट पूछ लो, ठीक। चलो यार यहां पे देखें, चलिए टाइम इज अप। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, अरे भैया सर हमें तो ये दिया हुआ है C/V होता है। अब ये मेरे को 1.5 दिया है, ठीक है। ये होता है 3 × 10⁸, ये भी ठीक है, क्लियर है। फिर सर मैं V की बात कर रहा हूं और V ही निकालनी है मुझे, वेलोसिटी इन ग्लास। तो व्हाट इज वेलोसिटी इन ग्लास बेटा, 3/1.5 × 10⁸, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कोई भी दिक्कत कैसे भी, तो A विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों वाला सवाल था, बिल्कुल सर मच्छर सवाल था, कोई बात नहीं, हम ऊपर इसी तरीके से बढ़ेंगे। What is the velocity of the light in the diamond if the refractive index of the diamond with respect to vacuum, यानी एब्सोल्यूट दे रखा है। तो म्यू डायमंड का हो भैया, म्यू डायमंड क्या होता है, C/V डायमंड। अरे भैया C है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज दिस, तो वेलोसिटी पता करनी है 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। और ये क्या है, वो ये है
तो देखिए क्या कहोगे, सर वीडी का सरल सा उपाय है 3/2.5 इंटू 10⁸ कूल है। तो कितना हो जाएगा यार, ये कुछ आ रहा है देखो कैलकुलेट करके, ये 30/25 आ रहा है, 5 के 30 और 6/5 है ना, 6/5 कितना होता है, 5 5 5 to 10 1.2। ये लो यार आ गया आंसर। इसमें और इसमें फर्क समझ रहे हो, ये 8 आ रहा है, 10 तो है भी नहीं कहीं, ठीक। नाउ इस वाले सवाल पे आ जाए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, आप सदैव याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कलर की वेवलेंथ, तो यार क्या यार ये तुम्हें आप पता होना चाहिए। तो बेसिकली रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वायलेट लाइट, इसके लिए वेवलेंथ बड़ी कम है। वायलेट के लिए जो वेवलेंथ है वो रेड से बड़ी कम है यार। कितनी रेड, ये यू, समझ में आया तो लिख दो यो, नहीं तो नो। नाउ तो भैया जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है उसके लिए ये बहुत ज्यादा होगा, इसी वजह से ब्लू कलर ज्यादा मुड़ता है। ब्लू कलर को आप देखते हो ना, वायलेट ब्लू को, यहां दिखता है वायलेट ब्लू और यहां दिखता है रेड। क्यों? क्योंकि इसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा है इसकी वेवलेंथ के हिसाब से, दैट्स व्हाई ये इस तरीके से झुकता है। क्लियर है? चलो तो यार आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि आप इन टॉपिक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक्स पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक्स पे सवाल करके आएंगे, कम से कम 5 से 10। जो डाउट होगा आप कल कमेंट में जरूर मुझसे पूछना, मतलब नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। तो चलिए विदा लेते हैं अब आप लोगों से। और फाइनली आज हमने क्या क्या जाना, फाइनली बेटा क्या क्या जाना हमने जाना रिफ्रैक्शन होता क्यों है, हमने जाना कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, ये लास्ट क्लास में देखा था, इस आगे की क्लास में भी देखेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय, थैंक यू।